क्वेश्चन नंबर 10, गुलाब जी को लग रहा है कुछ इशू है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ही गेव अप हिज सिचुएशन, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी। एक सेकंड, आवाज क्यों आ रही है? हम्म तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉट सेटिस्फाइड, देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो आप नॉट से शुरू कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसने क्या किया भाई? ही गेव अप हिज सिचुएशन, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। सिचुएशन का मतलब पोस्ट आप समझ लीजिए। ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी, तो आप सीधे सीधे कर लीजिए, नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी, ही गेव अप हिज सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल सही है नंदनी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 में ये है, अ पैसेंजर एलाइटेड फ्रॉम, अच्छा मैं यही देखता हूँ में क्या है कि अ पैसेंजर एलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन, ही फेल ओवर अ बैग ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। जब एलाइट हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटा बाद हो गिरा, तो आप इसको तुरंत बना लीजिए कि एलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन, यानी ट्रेन से उतरते ही पैसेंजर क्या हुआ? एक बैग के ऊपर गिर गया। तो सही तो है, बिल्कुल राजकुमार जी सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी? आई डिड नॉट हियर हिज आंसर, इट वाज स्पोकन क्वाइटली। ठीक है, तो आई डिड नॉट हियर हिज आंसर, इट वाज स्पोकन क्वाइटली। एक्चुअली ना ये ना, जब मैंने क्या बोला था, जब आपको दो अलग अलग सुनाए थे तो यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। आई डिड नॉट हियर हिज आंसर, ठीक है, इट बीइंग स्पोकन क्वाइटली, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो जाएगा। या आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पोकन क्वाइटली हिज आंसर, वास्तव सब्जेक्ट ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे ना, तो जैसे आप ये बोलेंगे कि स्पोकन क्वाइटली, तो स्पोकन क्वाइटली क्या हुआ है? उसका आंसर हुआ है, तो सब्जेक्ट हिज आंसर होगा, और तब ये पैसिव वाइज में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? स्पोकन क्वाइटली हिज आंसर वाज नॉट हर्ड बाय मी। तो ये तरीका ये, लेकिन ये मत करो, ये थोड़ा कठिन हो जा रहा है। आप ये वाला भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट हियर हिज आंसर, फिर कॉमा लगाइए, इट बीइंग, ठीक है, स्पोकन क्वाइटली। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो आपने पढ़ा, देखो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बस नॉर्मल वे में आप समझिए कि जब दो सेंटेंस हों और दोनों सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट अलग अलग हों, तो फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कहानी कहलाएगी। ठीक है, आगे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान। द लेटर वाज बैडली रिटन, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट। ठीक है, लेटर जो है बहुत बुरी तरह से लिखा गया था और मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई इसकी मीनिंग निकालने में। ठीक है, तो क्या करेंगे जी? यहाँ भी ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट, देखिए जब भी आप बोलें तो एकदम क्लियरली बोलें कि सब्जेक्ट जो है, एक्चुअली इट क्या है, इट क्लियर नहीं है ना क्या है, इसीलिए इट वाले से आप शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट वाले से आप इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि इट पता नहीं क्या है, तो इसलिए आप दूसरे वाले पार्ट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट के बाद जब इट का प्रयोग बोलेंगे तो समझ में आएगा कि इट आप आंसर के लिए यूज कर रहे हैं। बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो है, अब 23 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? द लेटर बैडली बीइंग बैडली रिटन, द लेटर बीइंग बैडली रिटन, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है किसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हुआ। एक्चुअली ना पता नहीं चल रहा है कि किसने लिखा है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में आप, बेहतर होगा जब सब्जेक्ट के रूप में वो आ रहा है तो आप उसे सब्जेक्ट के रूप में ही कंसीडर करें और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें। अगर आप ये बोल रहे हैं कि बीइंग बैडली रिटन द लेटर,
तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप ही लिख रहे हैं लेटर, ठीक है। तो बेहतर होगा द लेटर बीइंग बैडली रिटन आप बोले, तब पता चलेगा किसी दूसरे ने लिखा है। दिव्या 24 नंबर पे आए आप। आई अ हंग्री फॉक्स saw some bunches of grapes they were hanging from a vine, ठीक है। यस यस, बिल्कुल। द हंग्री फॉक्स saw the bunches of grapes they were, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो ये बहुत आसान है और ये बहुत अच्छा भी यूज है। बिल्कुल राजकुमार चौबे जी, आपको करना क्या है कि आपको ये सीधे से देवर काट देना है। हंग्री फॉक्स सा सम बंटेज ऑफ ग्रेप्स, किसको देखा जी? सम बंटेज ऑफ ग्रेप्स को देखा। इसकी विशेषता क्या है? इट वाज हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, तो विशेषता इसके बाद ही तो आएगा, तो हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। तो ये देखिए कितना बेहतरीन ये है। जैसे आप बोलते हैं आई सा द स्टूडेंट लाफिंग, तो स्टूडेंट के बाद लाफिंग उसी की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार हैंगिंग ग्रेप्स के बारे में है, तो इसीलिए आप ग्रेप्स के ठीक बाद हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन लिखेंगे। 25 नंबर में आ जाए, ठीक है, बहुत सही चंचल विद्या। आगे बढ़ते हैं जी 25 नंबर पे। सिंड्रेला हरीड अवे विद मच हेस्ट, शी ड्रॉप्ड वन ऑफ हर लिटिल ग्लास स्लीपर्स। स्लीपर ग्लास के बने हुए हैं, टिकने वाले स्लीपर, ग्लास स्लीपर बोला जा रहा है। तो सिंड्रेला बहुत तेजी से जो है जा रही थी, ठीक है, हरीड हुए बहुत तेजी से थी। तो इस तरह से उसने अपना जो एक स्लीपर है वो ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने का रीजन क्या है? ड्रॉप करने का रीजन है कि वो हरिंग कर रही है। तो आप सीधे बोलेंगे हरिंग अवे, उसी दौरान हुआ, ये नहीं कि 1 घंटे बाद गिरा हो। तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राजकुमार जी। नंदिनी क्या बोल रही है? हरिंग अवे विद मच हेस्ट, बिल्कुल सही है। तो आप हरिंग अवे आप बता भी देंगे तब भी चल जाएगा कि कौन सा पार्टिसिपल यूज हुआ, और केवल उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर लें। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट वन डे आई सॉ डेड स्नेक, क्या हो जाएगा? 26, 26 वाले में क्या होगा? तो ये सीधी सी बात है, वॉकिंग मतलब जब आप वॉक कर, वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट वन डे आई सॉ डेड स्नेक, बहुत सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल। 27 पे आ जाए जी। ही वाज ओवर पावर्ड ही सरेंडर। हम्म तो क्या हो जाएगा? ही वाज ओवर पावर्ड बीइंग सरेंडर। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? बीइंग ओवर पावर्ड ही सरेंडर, ठीक है। वो जब ओवर पावर्ड हो गया तो उसने सरेंडर कर दिया। 28, देखिए ये सब देखो ये पार्टिसिपल का ही यूज है ना। तो या तो प्रेजेंट या पास्ट या परफेक्ट या फिर आपका जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। 4 ही ऑप्शन है आपके पास। ही रैन एट टॉप स्पीड, ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा? जब कोई बहुत तेजी से दौड़ेगा तो भी उस दौरान वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। तो रनिंग एट टॉप स्पीड कर लीजिए, रनिंग एट टॉप स्पीड ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ, सिंपल सा। बिल्कुल बहुत सही राजकुमार जी। नंदिनी, दिव्या एकदम सही है, गुलाब भी एकदम सही है। 29 नंबर पे तेजी से चल रहे हैं। He possessed all the advantages of education and wealth. He never made a name. ठीक है। तो उसने जितनी भी एडवांटेज एजुकेशन और उसका लाभ लिया, लेकिन कभी भी बताया नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी? सिंपल सी बात है, पॉजिटिंग, सिंपल यहीं से ले लो, पॉजिटिंग, बहुत सही दिखा, बहुत अच्छा नंदिनी, राजकुमार जी, पॉजिटिंग ऑल द एडवांटेजेस, सिंपल। 30 नंबर पे, ही वाज ऑक्युपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, ही हैड नो लेजर्स टू सी विजिटर्स। तो सिंपल सी बात है, बीइंग ऑक्युपाइड, बीइंग ऑक्युपाइड। 31, बहुत सही, ठीक है। द रशियन बर्न्ट मॉस्को, द फ्रेंच वर फोर्स्ड टू क्विट इट, ये अच्छा है। ये देखते हैं कौन बताता। 31 ना, देखो दिव्या आप थोड़ा सा भी गड़बड़ी कर रही हो। अगर आप जो है ना, जैसे आप बोले हैविंग बर्ट मॉस्को बाय, ठीक है, रशियंस, फिर वो सब्जेक्ट वाली गड़बड़ी हो रही है। जब दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो सीधे सीधे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले चेक किया करिए, जैसे आप जब ये देख रहे हैं तो ये 31, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दिया? यहाँ पे आपको ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये एक अलग इसमें सब्जेक्ट है द रशियन, और यहाँ पे फ्रेंच अलग सब्जेक्ट है।
मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, 11। यहाँ ध्यान दें, नॉमिनेटिव फ्रेज का यूज करेंगे क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं। मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था कि जब दो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में, नहीं देखिए अब रूल पे जाइए थोड़ा सा, मतलब ध्यान दीजिए कि जब भी दो सब्जेक्ट होगा किसी भी में, तो आप एक ही दोनों का काम एक से कैसे करवा पाएंगे। अगर आप सभी को याद हो तो जब आप बोलते हैं बीइंग या हैविंग से सेंटेंस को शुरू करते हैं, तो आपको पता है जब इससे सेंटेंस को शुरू करेंगे तो फिर इसके बाद अब यहाँ से जो इसका सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब उसने भी ये वाला काम किया, और जो दूसरा वाला सेंटेंस आ रहा है उसमें भी यही काम कर रहा है। ये दोनों का काम होता है। जैसे आपने बोला कि आई सा द लाइन आई रैन अवे, तो अब जब आई सा द लाइन आई रैन अवे, तो इस कंडीशन में क्या आपने किया, आपने देखा ये पहला वाला एक्शन लाइन को देखने का भी मैंने ही किया और भागने का भी मैंने किया। तो जब दोनों एक्शन एक ही पर्सन करेगा तो उस कंडीशन में आप जो है बीइंग या हैविंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दो एक्शन है और दो एक्शन को करने वाले दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज होगा। चलो बहुत अच्छा, दिव्य क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 32। The votes on each side were equal. The chairman gave the casting vote against the resolution. ठीक है, तो क्या होगा जी, बहुत अच्छा। यहाँ भी क्या हो गया, दो जगह देखो दो अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहे हैं, द वोट्स, ठीक है, और दूसरा चेयरमैन, तो द वोट्स बीइंग हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलो 33 नंबर पे आ जाइए, नॉमिनेटिव। अरे वाह, आगे ध्यान दीजिए। ओलसी लोस्ट द फेवर, राजकुमार जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, नंदनी ठीक है। ओलसी lost the favor of his master, he was dismissed। अब देखो यहाँ क्लियर है, जो ओलसे है ये भी देखो सेम, ये सब्जेक्ट इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दोनों सब्जेक्ट सेम है तो अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आप वर्ब क्या एनजी फॉर्म लगाइए चाहे हैविंग लगाइए। तो अब मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा। तो लूजिंग द फेवर ऑफ हिज मास्टर, सिंपल। यस, ही इज अ बिग बॉय, ही इज अ बिग बॉय, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो तीन तीन सेंटेंस आ गया। वह एक बहुत बड़ा लड़का है, बहुत स्ट्रांग है, और इसके अलावा क्या है जी, ही इज फुटबॉल, ही इज इन फुटबॉल टीम, वो फुटबॉल टीम में। तो क्या करें जी, तो तीन तीन सेंटेंस मिल गया, ठीक है। तो अब तीन तीन सेंटेंस को कैसे हैंडल करेंगे आप सभी को पता है। तो एक को तो आप बीइंग से बना लो, हम्म, एक को आप बीइंग से बना लो और एक को कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो आप ध्यान दो, दो क्वालिटी देखो, एक बिग बॉय भी है और ऑनेस्ट भी, वेरी स्ट्रांग भी है। तो यानी दोनों को आप एंड से जोड़ सकते हो, एंड से जोड़ सकते हो, ये चीज हो गया। तो बीइंग अ बिग बॉय एंड अ वेरी स्ट्रांग स्टूडेंट, अ वेरी स्ट्रांग, बीइंग अ बिग बॉय एंड स्ट्रांग, ही इज इन फुटबॉल टीम, ठीक है, सिंपल सी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है ना कि जब एक्शन होगा, तो एक्शन के केस में आपको सोचना है भैया कि मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करूँ कि परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करूँ। और जब एक्शन नहीं हो रहा है, केवल होने की बात हो रही है, तब तो फिर बीइंग का ही प्रयोग करिए ना, बीइंग या हैविंग का प्रयोग करिए। ये यहाँ पे ये सिर्फ होने की बात कर रहे हैं। जब होने की बात करेंगे वहां कंडीशन दूसरा है और एक होता है एक्शन। तो जब एक्शन की बात होगी तब तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ होने की, जब एक्शन, आप अच्छी तरह से ध्यान देना, एक्शन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्शन कैसे, एक्शन जो है, जो वर्ब होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो आप ध्यान दीजिए, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ज्यादातर कंडीशन में जो है नॉन एक्शन वर्ब के रूप में आता है, और यही वजह है कि बीइंग लगता है। जहां पे हमें लगता है कि नॉन एक्शन वर्ब हैविंग के सेंस में आया तो वहां हम हैविंग लेते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कौन सा हमने क्वेश्चन किया, चलिए जी 36 पे आइए। आई हर्ड अब्दुल, मैंने अब्दुल को सुना, ही वॉज शाउटिंग वेरी लाउडली, ही वॉज कॉलिंग मी, ठीक है। तो 36 नंबर, अच्छा 35 मैंने छोड़ दिया, 35 किसी ने लिखा, बीइंग इल ही केम टू मी एंड रिक्वेस्टेड फॉर लीव, ठीक है।
अब दिक्कत हो गया, जब आपने बोला 2 बार एंड लगा दिया ना वर्ब में, तो फिर गड़बड़ हो गया। आप कोशिश करिए उसको भी छोटा करिए। बीइंग इल ही केम टू मी एंड रिक्वेस्टेड फॉर लीव। तो ही बीइंग इल ही केम टू मी, ठीक है, ही केम टू मी फॉर लीव, सिर्फ इतना कर सकते हैं आप। ये जितना छोटा करिए, क्योंकि एंड के द्वारा भी जोड़ते हैं, तो एंड सिर्फ इतना ही जोड़ने का काम करे कि वो प्रीपोजिशन की तरह ही रहे। थोड़ा यूज करिए आप। हाँ, रिक्वेस्टेड फॉर लीव बहुत सही। He came to me, he wanted to leave, he was ill. Okay, I heard Abdul, he was shouting very loudly. ठीक है, he was calling me. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I heard Abdul। देखो पहले तो ये सेंटेंस हमने सीधे सीधे ले लिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, shouting very loudly, बहुत तेजी से ये चिल्ला रहा था, and calling me, एक साथ हो गया। आपको देखना है कि जोड़ना कहाँ पे, इन दो सेंटेंस को जोड़ना है, किसको ऐसे रखना है। इसी तरह से को यहाँ तीन, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक हिज एम, ठीक है, एंड शॉट द टाइगर। सीधी सी बात है, रेजिंग हिज गन, ही टुक एम एंड शॉट द टाइगर। ठीक है, तो एक्चुअली ना ही टुक एम एंड शॉट द टाइगर की बजाय आप इसको भी, दोनों को दो एक साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, यस रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग हिज एम, ठीक है, टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर, ये ज्यादा बेहतर होगा। ओके, 38 पे आ जाए। ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, वो हार्ड फूड नहीं खा सकता। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था। ही हैड लॉस्ट हिज टीथ, वो अपने दांतों को खो चुका था। तो सिंपल सी बात है कि अब होने की बात हो रही, एक्शन की बात नहीं हो रहा है। बीइंग वेरी ओल्ड, आप इसको पकड़ो, कौन वाले को पहले पकड़ सकते हो, तो ये वेरी ओल्ड वाले। बीइंग वेरी ओल्ड, हाँ, ओल्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो क्या नहीं कर सकता था, बीइंग वेरी ओल्ड, और साथ ही साथ उसने अपने दांतों को भी खो दिया था, तो ये पहले ही आ जाएगा। बीइंग वेरी ओल्ड एंड हैविंग लॉस्ट हिज टीथ, ही कुड नॉट ईट हार्ड, है ना। ये थोड़ा ध्यान देना, देखो अब यहाँ हमें पलटना पड़ता है, इधर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो एकदम सही है। चलिए 19 नंबर पे आइए। आई हैव टोल्ड यू द फैक्ट, मैंने तुम्हें फैक्ट बता दिए हैं। आई हैव नथिंग मोर टू से, आई विल सिट डाउन, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं बैठूंगा। तो 39 नंबर देखिए जी। अब क्या हुआ भैया, मैंने तुम्हें सब बता दिया, तो ये हैव इसी से बन गया, हैविंग टोल्ड यू द फैक्ट, कि मैंने तुम्हें भैया सब फैक्ट बता देने के बाद और अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, तो फिर यहीं से बन जाएगा हैविंग नथिंग एंड हैविंग नथिंग मोर टू से, आई विल सिट डाउन। सिंपल सी बात। तो हैविंग टोल्ड यू द फैक्ट एंड हैविंग नथिंग टू से, आई विल सिट डाउन। आगे ध्यान दें, आपको पहले वो दो सेंटेंस पकड़ने हैं जिससे आपको बनाना है, फिर अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। आई वॉज रिटर्निंग होम, आई सा मैन, ये तो 4 सेंटेंस हो गए। आई वॉज रिटर्निंग होम, आई सा द मैन, आई सा मैन, ही लुक्ड वेरी इल, ही वाज लाइंग बाय रोड साइड, वो रोड साइड के किनारे लेटा हुआ था। तो क्या हो गया जी, यहाँ पे सीधे सीधे कर लो, पहले तो यहीं से लो, रिटर्निंग होम, सब्जेक्ट सब जगह एक ही है, रिटर्निंग होम आई सा मैन, ठीक है। और जो आपने मैन को देखा, तो मैन कैसा, मैन की विशेषता क्या है जी, लुकिंग वेरी इल, और दूसरी विशेषता क्या है, एंड लाइंग बाय द रोड साइड। ठीक है, तो आप पकड़ना सीखे, रिटर्निंग होम आई सा मैन, एक मैन को देखा हूं, मैन की विशेषता क्या है जी, लुकिंग वेरी विल इल एंड लाइंग बाय द रोड साइड। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राजकुमार जी ने और अच्छी कोशिश की। आई सा वेरी इल मैन लाइंग बाय रोड साइड, ओके, रिटर्निंग होम आई सा वेरी इल मैन, ठीक है, लाइंग बाय रोड साइड, ये भी सही है, एकदम अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं दिव्या, राजकुमार जी, ठीक है, नंदनी, बहुत अच्छा कोशिश, चंचल, रिटर्निंग का यूज सर, कोई यूज नहीं, रिटर्निंग का मतलब आते हुए, देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ था रिटर्निंग, बस, तो यहाँ यूज नहीं, घर से आते हुए, घर से आते हुए मैंने क्या देखा, एक वेरी इल पर्सन को देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्निंग लगा दीजिए। तो ये आपका जो है, आपके जितने भी पार्ट वो थे, पार्टिसिपल्स, उसके यूज हमने देख लिए। और हमने एक बात बहुत क्लियरली समझ लिया कि हमें दिमाग नहीं लगाना। देखो भाई,
जब आपके दो सब्जेक्ट अलग अलग सेंटेंस में है और उनको एक में बनाना है, तो उस कंडीशन में अगर पार्टिसिपल का यूज करना है तो केवल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज होगा। यानी पहले दूसरे सब्जेक्ट को अलग रखना है और पहले वाले के साथ बीइंग या हैविंग का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करना है। ये आपका हो गया। अब दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, और ये वाली एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप सभी को खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये हम बोलने में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और लिखने में इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस विद वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन्स और फ्रेजेस इन अ कंपोजिशन। यानी आपको एक सेट ऑफ सेंटेंस को, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है जिसमें नाउन फ्रेज का यूज करना है या फ्रेज इन अ पोजीशन। देखते हैं भैया। देखिए सबसे पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, देयर गोज माय ब्रदर ही इज कॉल्ड सोहराब। तो सिंपल बात है, देयर गोज माय ब्रदर, और ब्रदर क्या है भैया, सोहराब ही तो है, कॉमन लगे, देयर गोज माय ब्रदर सोहराब, से सोहराब कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस ही क्या है, द काउ प्रोवाइड्स मिल्क, मिल्क इज अ वैल्यूएबल फीड। तो सीधी सी बात है, मिल्क को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो ये और से यहाँ के बगल में लगा दो, द काउ प्रोवाइड मिल्क कॉमा अ वैल्यूएबल फीड। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, जिसके बारे में जो बात बताई जाए उसी के बाद कॉमा लगा के लिखा जाता है। जैसे तीसरा है कि मिस्टर पंडित वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब ही वाज अ वेल नोन संस्कृत स्कॉलर, तो आप समझिए प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, ये मिस्टर पंडित के बारे में होगा, तो इसका मतलब अ वेल नोन संस्कृत स्कॉलर कहाँ जाएगा, मिस्टर पंडित के बगल में जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, मिस्टर पंडित अ वेल नोन संस्कृत स्कॉलर वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिव्या, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इट इज हार्ड, ब्राइट, ब्लैक एंड ब्रिटल। ये किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, ये हार्ड, ब्राइट, ब्लैक एंड ब्रिटल जो है, किसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये विशेषता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार यही लग जाए, आपको ध्यान देना है कि कौन ऐसी विशेषता है जो कि बेसिक है और कौन मेन है। तो जो मेन वाला रहेगा वो एंड में जाएगा और बेसिक वाला शुरू में जाएगा, ये बात समझना भी है। तो भाई कोल, अब इसी में हमको लग गया कोल अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, तो अब कोल के बाद कॉमा लगाइए, अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, फिर उसके बाद इज ब्राइट, ब्लैक एंड ब्रिटल। अगर दो से ज्यादा क्वालिटीज दिख रही है तो उस कंडीशन में आप ये देखिए कि कौन वाली क्वालिटी बेसिक है कौन मेन है। तो जो बेसिक वाली है उसको कॉमा लगा के लिखते हैं केस इन पोजीशन में, और जो मेन वाली है उसको प्रेडिकेट के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वैसे अगर आपको जहां सेट करनी है वो कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है। जैसे वी सॉ द पिक्चर, इट इज वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। तो क्या होगा जी, पिक्चर के बारे में हो रहा है ना, कि पिक्चर भैया वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क है, तो वी सॉ द पिक्चर कॉमा लगाइए और क्या हो जाएगा जी, वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। जॉफरी चासर वाज बोर्न इन 1340। जॉफरी चासर कब पैदा हुए जी, 1340 में। इज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये बहुत ही, ये पहले ग्रेट इंग्लिश पोएट है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसमें से कोई भी चीज पहले यूज करिए। यहाँ पे जब दोनों बराबर इंपॉर्टेंट वाले हो जाएं, अब तो आप क्या करो, आप ये भी लिख सकते हैं कि जॉफरी चासर born in 1934 was the first English poet, ये भी कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं जॉफरी चासर the first English poet was born in 1340। दोनों तरीके से कोई नहीं। अच्छी कोशिश कर रहे हैं चंचल, नंदिनी, नंदिनी, ओके, अच्छी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। खूब एक्सरसाइज सबका करवा ले। चलो इसमें तो 14 ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं जी। टैगोर्स मोस्ट प्रेशियस वर्क इज गीतांजलि, इट इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो सिंपल सी बात है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी गीतांजलि के बारे में बात हो रहा है, तो इसी के बाद कॉमा लगा के बता दो जी।
ठीक है, टैगोर मोस्ट फेमस वर्क इज गीतांजलि कॉमा अ फेमस ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, हिज ओनली सन डाइड बिफोर हिम, ही वाज लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। तो इसका मतलब अब ये किसके बारे में बात हो रहा है, तो सन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सन के बारे में जो क्वालिटी बताई जा रही थी किसके बगल में रखी जाएगी जी, सन के बगल में रखी जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, हिज ओनली सन अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस डाइड बिफोर हिम। 9 नंबर पे जाइए, हिज अंकल वाज अ मिलियनेयर। हाँ, ये देखो बार बार जा रहा है, हिज अंकल वाज मिलियनेयर, ही सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हिज एजुकेशन। उसके अंकल मिलियनेयर थे, उन्होंने उसे इंग्लैंड भेजा, किस लिए भेजा जी, एजुकेशन के लिए भेजा। तो अब क्या होगा जी, इसमें जो है आप कॉमा लगा के मिलीनियर को भी ला दो, हिज अंकल कॉमा अ मिलीनियर सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर एजुकेशन। ठीक है जी, 10 नंबर पे आ जाओ, तो द डॉग बिट द मैन ही वाज ए नोटोरियस बर्गलर। ठीक है, तो ये नोटोरियस बर्गलर किसके बारे में बात हो रहा है, डॉग के बारे में कि मैन के बारे में, तो मैन के बारे में बात हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, द डॉग बिट द मैन कॉमा अ नोटोरियस बर्गलर। ये हो जाएगा। यही चीजें समझना कि किसके बारे में बात हो रही है। आगे जी, ब्रूनो इज माई फेथफुल डॉग, आई लव हिम। तो इसका मतलब आई लव हिम, ये देखो एकदम अलग है, और हिम कौन है, आई लव हिम, तो हिम कौन है, ब्रूनो है। तो आप सीधे लिख लो आई लव ब्रूनो और कॉमा लगाइए अ फेथफुल, माई फेथफुल डॉग। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये अच्छा है। या ये भी लिख सकते हैं कि आई लव माई फेथफुल डॉग ब्रूनो। ठीक है, तो दोनों तरीके से चलेगा। ठीक है, आई लव ब्रूनो कॉमा अ फेथफुल डॉग, या माई फेथफुल डॉग, कुछ भी लिख लीजिए, माई फेथफुल डॉग लिखिए। 12 नंबर, जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1964, 1964 में इनकी डेथ हुई। ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत अच्छी कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। तो अब देखो, ये जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट बात ये भी है, और ये पैदा कब हुए, तो अब दोनों में से कोई भी लिख लो। आप बेहतर होगा आप इसको लिखो, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1964 वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट्स अन, चलिए 13 नंबर, डी लेपिस मेड द स्वेज कैनाल। ये भैया कैनाल बनाने वाले डिजाइनर इंजीनियर है। दिस वाज अ ग्रेट वर्क, ही वाज अ फ्रेंच इंजीनियर। अब देखो पहले ध्यान दो किससे किससे, जो ग्रेट वर्क है ये एसोसिएट करता है स्विच कैनाल, ध्यान देना है। ग्रेट वर्क स्विच कैनाल को, और फ्रेंच इंजीनियर किसको, डी लिपस। ठीक है, डी लेसेप्स को। तो आप क्या लिखेंगे, डी लेसेप्स अ फ्रेंच इंजीनियर मेड द स्वेज कैनाल। ठीक है, और ग्रेट वर्क। तो ये बहुत बढ़िया है, इसमें दो दो देखो कैसी ना पोजीशन आ गया। चौथा नंबर जी, चौथा नंबर बहुत अच्छी कोशिश। चौथा नंबर, मिस्टर पंडित वाज, ठीक है, मिस्टर पंडित लिव्स इन दुस्तीपुर, ही वाज कलेक्टर, इट इज ए लास्ट टाइम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी फिर वही सेम चीज है, दो दो आ गया है। तो मिस्टर पंडित की विशेषता क्या है कि वो कलेक्टर है, तो मिस्टर पंडित द कलेक्टर। ठीक है, लिव्स इन दुस्तीपुर और लार्ज टाउन, तो दोनों तरीके से। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना कि जब ये कट जाएगा, ठीक है, तो अब भी 2-3 मिनट बचेगा, तो क्या हम लोग लौटेंगे, तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ते हैं कि जैसे ये कटे, अभी भी 6 मिनट बचा हुआ, 6:30 मिनट। ठीक है, तो हम उसमें अपनी बात को खत्म कर लेंगे, ताकि फिर दोबारा हमें न लौटना पड़े, और फिर हम कल की क्लास आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने आज आपको ये भी एक्सरसाइज करवा दिया, इसके पहले वाली भी एक्सरसाइज के आधे करवा दिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 9। इसमें क्या है जी, कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन्स और जिरंड। प्रीपोजिशन को नाउन या जिरंड के साथ यूज करना है, और आपको दो दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो इसमें हम कुछ आपको बता देंगे, और कुछ आपको करना रहेगा, तो जैसे कनेक्शन कटे, समझ जाना कि अब ये होमवर्क हो जाएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके वाले एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज नंबर 90 ध्यान दीजिए। वो थोड़ा सा वो वाला दिक्कत हो गया, वो संभवतः एक दिन में ये भी सही हो जाएगा, 40 मिनट वाला कल सही हो जाएगा। कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। हर सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है, प्रीपोजिशन या इसका। तो ही अटेंडेड हिज ड्यूटी, अच्छा कोमल जी ने इसी को बोला है, हम कहें कैसे प्रमोशन की बात करिए। तो ही अटेंडेड, ठीक है, टू हिज ड्यूटी ही अर्न्ड प्रमोशन। तो देखो, उसने प्रमोशन अर्न किया और उसने जो है अपनी ड्यूटी को अटेंड किया। ठीक है, तो भाई ड्यूटी कब अटेंड करेंगे? कई बार क्या होता है, ड्यूटी अटेंड करते हैं प्रमोशन बाय अटेंडिंग हिज ड्यूटी। ही अर्न्ड प्रमोशन बाय अटेंडिंग हिज ड्यूटी। तो प्रमोशन तब मिलेगा जब ड्यूटी को ईमानदारी से करोगे। ठीक है, बिल्कुल वो सही है। तो दोनों तरीके से सही, बाय अटेंडिंग हिज ड्यूटी ही अर्न्ड प्रमोशन। ठीक है, दोनों तरीके से। आगे ध्यान दीजिए, ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट। उसे जरूर अपने फॉल्ट को कन्फेस करना चाहिए। ही मे दस escape पनिशमेंट, और इस प्रकार से वो पनिशमेंट से बच सकते। तो अब ध्यान देना, ही, अब इस वाले को ये मेन है। ठीक है, तो ही मे, ठीक है, escape पनिशमेंट बाय कन्फेसिंग हिज फॉल्ट। तो बाय लगा दीजिए। ठीक है, अपने फॉल्ट को कन्फेस करके वो पनिशमेंट से बच सकता है। आगे ध्यान दें, आपको बताना, ही वॉज इल लास्ट टर्म, ही वॉज अनेबल टू अटेंड स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन की बात हो रही है, आप सीधे सीधे लिखा दो, लगा दो कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस लास्ट टर्म, ठीक है, ही वॉज अनेबल टू अटेंड। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट आपका स्कूल आप कर लो, ऑन अकाउंट ऑफ। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हो आप लोग? और क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ बीइंग इल। ठीक है, लास्ट टर्म ही वाज अनेबल टू अटेंड स्कूल। तो ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिव्या, ओके नंदनी, सही है। नेक्स्ट ध्यान दे, केवल 3 मिनट बचा हुआ, ध्यान दे। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, ठीक है, दैट हैज नॉट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम रिपीटिंग। क्या हो जाएगा जी? ये सही है दिव्या, दोनों तरीके से सही है। तो ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा जी, आई फॉरगिव हिज फॉल्ट, ठीक है, दैट नॉट प्रिवेंटेड। तो यानी इसका मतलब माई फॉरगिविंग, ठीक है, हिज फॉल्ट, ठीक है, हैज नॉट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम रिपीटिंग, ठीक है, इट। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया है। ठीक है, कई बार ये है कि प्रीपोजिशन पहले से ही लगा हुआ है, तो अब ये तो नॉर्मल तरीके से आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है प्रयोग आपने कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। पांचवा ध्यान दे जी, द बगल साउंडेड, ठीक है, बुगल साउंडेड, द वेरी सोल्जर्स लेफ्ट टू द हीट, है ना। यानी बुगल मतलब वही जो बहुत तेज आवाज होती है, जिसके द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि भैया आप जाओ लड़ो। ठीक है, तो आगे देखते हैं जी, द बुगल साउंडेड, द वेरी सोल्जर्स लिफ्ट टू देयर फीट। तो क्या हो जाएगा जी? फास्ट कोशिश करिए। आन बुगल, अच्छा डायरेक्ट आन बुगल बोलते हैं। आन बुगल भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा इसमें क्या है, द, आफ्टर द बुगल साउंडेड, ठीक है, आफ्टर द बुगल साउंडेड बिल्कुल सही है। साउंड ऑफ द बुगल, ये भी सही है। कोशिश अच्छी कर रहे हैं आप लोग। देखो ये है कि आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, एट द साउंड ऑफ द बुगल या आफ्टर द साउंड ऑफ द बुगल, आफ्टर लिसनिंग द साउंड ऑफ द बुगल, ठीक है, एट द बुगल साउंड, बिल्कुल बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। अच्छी कोशिश है आप लोग की, बहुत अच्छी कोशिश है। कुछ सेकेंड में क्लास एंड होने वाला है। आप लोग क्या चाहते हो, हम लोग लौट के आए थोड़ी देर के लिए? व्हाट डू यू वांट कि कल हम लोग पढ़ें?
हाँ चलिए, थैंक यू राजकुमार जी समझने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, आप लोग का अच्छा लगता है मुझे, आप सपोर्ट करते हैं हमेशा। हाँ, 1-2 मिनट से क्या होने वाला है। तो चलिए ठीक है, आप लोग कल आते हैं, इसे होमवर्क के रूप में ले लो, और कल जो है हम लोग देखेंगे और इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। गुड नाइट टू ऑल। दिव्या।